So, hello and welcome to the third episode of Factory with Fazal. Today, as a guest, we have two-time MP from Delhi from the Congress Party and the son of the former Chief Minister, late Mrs. Shri Sheila Dikshit ji. Hi, Sandeep sir. Hello. How are you? I'm good. तो मैंने हमेशा देखा चाहे कोई भी स्टेट देखें, चाहे हम साउथ जाए, जब जयललिता सीएम बनने से पहले थी तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा था, लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों ने उनके साथ बदतमीजी वो हाँ एक बार जब हारी थी फिर आई थिंक ममता बनर्जी जब कलकत्ता में हुआ था तो सीपीआई वाले। सर, आप एज ए सन आपने देखा था कि जब मैम का करियर शुरू हो रहा था कि when we are in politics, I have heard it's a very ruthless profession. So, सर एक बात ये होती है कि नहीं आने दे हाँ आने दे तो उसमें क्या होता है, सर इनका नाम क्या है? इसका नाम है टॉडी। टॉडी। इनके कोई एक ही है सर या दो हैं? दो हैं। तो अभी आप अच्छा चले, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था फिर इन पे आते हैं। हाँ करिए। फॉर वुमेन इट्स ऑब्वियसली टफ इन एवरी प्रोफेशन, हाँ लाइक बीइंग Yes. चीफ मिनिस्टर, जैसे मैंने किसी भी चीज में वुमेन के लिए टफर है। यस सर। और पॉलिटिक्स में तो जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए ममता बनर्जी, तो सर मैम को जब आप देखते थे उनको भी डिफिकल्टीज फेस होती होंगी और ये सब, तो एज अ थर्ड पर्सन, एज अ सन, आपको गुस्सा नहीं आता था कि नहीं ऐसा देखो, ऑब्वियसली कोई भी आपके फैमिली का है Yes. या जिसको आप जानते हो Yes. उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है जो आप नहीं चाहोगे, उसकी एक नाराजगी तो है। लेकिन क्या ना, क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ में रहे हैं इसलिए इतना नहीं लगता है। तो लोग कैसे ट्रीट मिसट्रीट करते थे फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का चल रहा था नॉनसेंस, और वो जो तमाम 50 एलिगेशंस और अरविंद केजरीवाल की अपनी लैंग्वेज, उसके लोगों की भाषा, उसका उनका भद्दापन और एक मन पड़े सांस्कृतिक रूप से घटियापन उनका, 50 झूठ बोलना विथआउट एनी, और उसके कारण मीडिया को, लोगों को उससे बात करना, तब एक बहुत एक एंगर तो नहीं कहेंगे, एक वो होता था फ्रस्ट्रेशन। और इसीलिए इन लोगों के प्रति कभी मेरे कोई सम्मान की से मैंने इनको देखा नहीं कभी। अभी सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आपका हाई कोर्ट में एक डेफेमेशन जो केस था उसमें इनको नोटिस इशू कर दिया हाई कोर्ट ने। जी, वो तो ठीक है। देखो, वो उन्होंने इलेक्शन में क्या कहा था कि भाई मैंने बीजेपी से पैसे लेके चुनाव लड़ा हूँ, ठीक है, उसमें तो उसके लिए बाद में हम आएंगे। लेकिन मैं सर बेसिकली एक क्वेश्चन था कि मतलब आपको, क्योंकि जब मैम वाज इमर्जिंग एज अ लीडर, देयर वर मेनी बिग लीडर्स इन दिल्ली पॉलिटिक्स। आई थिंक एचकेएल भगत, राइट, सज्जन टाइटलर जी, सर उनके बीच में स्पेस बनाना, फिर आई नो बिकॉज बिकमिंग अ चीफ मिनिस्टर विद अ पार्टी विद सो मेनी स्टॉलवर्ड्स, मतलब इतने बड़े लीडर्स थे, तो वो उनके लिए बनाना, और उसमें उनको कोई डिफिकल्टी फेस हुई होगी। तो आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है कि मतलब उन्हें किसी बात से उस वक्त लगा हो कि मतलब ये नहीं, वो ज्यादा तो नहीं शेयर करती थी, लेकिन देखो एक तो क्या था कि इसके पहले इन्होंने यूपी में पॉलिटिक्स की, तो यूपी की पॉलिटिक्स भी कोई आसान नहीं है, ठीक है। तो ये समझ लेना कि केवल दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में क्या है, वही जगह लीडर्स हैं इसलिए दिखता ज्यादा है। यूपी में भी थे, यूपी में भी बहुत लोग मैम के खिलाफ थे। यूपी में इन्होंने आंदोलन किए थे मुलायम सिंह के खिलाफ, उसमें भी किसी ने मदद नहीं की थी। तो वो सब तो प्रॉब्लम रहती है, ऐसा नहीं है कि वो कि कोई जगह पे आसान होता है। दिल्ली में ये था कि ये लोग काफी दिनों से लीडर्स थे, ओके, और शायद ये भी हुआ था कि बहुत से लीडर्स ये सोचा कि शीला जी को लाकर भगत जी की ईरा को खत्म करके हम एक नई पॉलिटिक्स लाएंगे। अच्छा, बट आई थिंक जहां तक इंटरनल पार्टी की पॉलिटिक्स थी, शी वाज वेरी केपेबल ऑफ हैंडलिंग। आई थिंक शी वाज एबल टू डू दैट। वो थोड़ा दिक्कत क्या हो गई कि 2011, 12, 13 में जब ज्यादा मैम की पॉपुलैरिटी हो गई थी, तो दिल्ली कांग्रेस और बाकी लोगों ने अननेसेसरली एक एंटी एटीट्यूड बहुत अपनाया, और जो कांग्रेस हारी भी है 2013 में, उसकी फील्ड तो दिल्ली कांग्रेस ने प्रिपेयर की। मैं तो उसको बहुत क्लियरली कहता हूँ। जो भी उस समय लोग थे, वो बाकी भी उस समय में जितने भी कैबिनेट में लोग थे, वो सब इस बात को जानते हैं। वहां थोड़ा मुझे लगा कि सीनियर लेवल पर भी पार्टी के लोगों ने ये नहीं समझा कि कभी कभी यू हैव टू रैली बिहाइंड योर गवर्नमेंट। आपको सीएम पसंद नहीं है, आप सीएम बदल दो, बट आपको अपनी गवर्नमेंट थोड़ी बदलनी है। गवर्नमेंट के पीछे तो रैली करना चाहिए। काम अच्छा भी करती है सरकारें, काम बुरा भी करती है, लेकिन पब्लिक में इंप्रेशन पार्टी के सपोर्ट का बहुत क्लियरली जाता है। वो पार्ट्स कुछ मुझे लगता है वहां मैम समटाइम्स फेल्ट कि नहीं, उनको कुछ पार्टी लीडर्स से अननेसेसरी ऑपरेशन। मैं जैसे एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में शायद आज के लोग वो कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते होंगे, पर एक एमसीडी के लीडर थे जो बाद में दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट बने थे, रामबाबू शर्मा। वो सपोज टू बी वेरी एंटी शीला जी, लेकिन रामबाबू शर्मा ने एंटी रखा
लेकिन जब इलेक्शंस की बात आई तो सपोर्ट तो स्टूड steadfast with the party. Later on 2011, 12, 13 में जिस तरीके के प्रेसिडेंट्स आए उनमें कोई पार्टी के प्रति लॉयल्टी नहीं थी, सिर्फ पर्सनल लॉयल्टी थी, एंड आई थिंक दे डैमेज द पार्टी वेरी वेरी बैडली, और पार्टी जो आज भुगत रही है उस कारण से भुगत रही है। सर अब आते हैं कि पहले अब केजरीवाल पे आते हैं सर, उनका राइज हुआ आई थिंक 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के नहीं 2012 में 11-12 में जब उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में वो धरना शुरू किया था लेकिन वो फॉर लोकपाल बिल। यस सर वो था, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का वो हुआ था, लाइक बहुत अच्छे हुए, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज का भी उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का गेम्स का भी परफॉर्म मुद्दा उठाया था और ये सब उठाया। तो सर उस वक्त आपको जब ये स्टार्ट हो रहा था, आपको क्या लग रहा था कि केजरीवाल एक दिन लाइक इतना बड़ा एक एनिग्मा, उस वक्त एनिग्मा ही हो गया था सर? मतलब नहीं, शुरू में तो नहीं लग रहा था, ये तो था कि उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये नहीं हम लोगों किसी को शायद लगा था कि मीडिया इतना ज्यादा झूठ के साथ खड़ा होगा। देखिए रिपोर्ट्स आती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन करती है गवर्नमेंट को, लेकिन अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, इतने ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड, आई थिंक मेरे ख्याल से एक अगर बड़ा नेशनल इवेंट माना जाए तो पिछले 40-50 साल में इससे बड़ा इवेंट हिंदुस्तान ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, नहीं, और फ्लॉलेस था, ना कोई बस रुकी, ना कोई खेल रुका, ना कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत आई। जो मुझे तो, बल्कि मैं आपको एक कमेंट बताता हूँ, जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो जो कॉमनवेल्थ के एथलेटिक्स फेडरेशन के चीफ थे, आई थिंक सेबेस्टियन सेप्को, वो वेरी ब्रिलियंट मिडिल डिस्टेंस रनर्स, तो सेप्को से जब मैं बात कर रहा था, सो मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का जो विलेज था उसमें मुझे इंचार्ज बनाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए। एंड में जब कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने पूछा उनसे, तो ही सेड दिस इज वर्ल्ड क्लास, और उसने कहा द ओनली थिंग वर्ल्ड क्लास, नॉट वर्ल्ड क्लास इन दिल्ली इज इट्स मीडिया। ये उसके स्टेटमेंट थे कि हाँ, मीडिया इज द ओनली थिंग दैट यू डोंट हैव वर्ल्ड क्लास, इट्स द वर्स्ट मीडिया, ही टोल्ड मी। इनको अकल नहीं है, ये उसके वर्ड्स थे सेबेस्टियन को के 2010 में। इनको कुछ पता ही नहीं है व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड आई थिंक आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ एथलीट्स ने कहा कि लॉट ऑफ देम हैड अ वेरी बैड इंप्रेशन कि क्या होगा जब वो आए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि जिस तरह आपकी मीडिया ने आपके देश के बारे में लिखा है, सम पीपल सेड कि इनको थर्ड वर्ल्ड मीडिया भी नहीं है ये। हाँ। जी, तो जो आज हम लोग कभी कभी कहते हैं ना गोदी मीडिया, यू शुड हैव सीन जो ये टॉप मोस्ट एथलीट्स इंडियन मीडिया और प्रेस के बारे में उस समय क्या कह रहे थे। मैंने तो ये अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंट नहीं किया, ये मुझे फोन यूज करने की आदत नहीं है, अगर मैं कर लेता इंडिया मीडिया को शर्म नहीं आती है। एंड आप एक चीज देखो ना, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं रही 2013 से, यहाँ स्टेट में भी नहीं रही, एमसीडी में भी नहीं रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी नहीं रही। वेयर वाज द इंक्वायरी इज गॉन। एक ईट कहीं गलत निकाल पाए? हमारे मिनिस्टर्स थे, ऑफिसर्स थे, सीएम थी, किसी के खिलाफ एक इंक्वायरी भी चल रही हो तो मुझे बताओ। एक सुरेश कलमाडी जी जिनको इतना बदनाम किया था, उनके बारे में आ गया कि नथिंग वाज फाउंड इन हिज केस। ईडी ने सारे केसेस बंद कर दिए कि नो मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन फाउंड, और ईडी तो ये मानी जाती है कि कुछ नहीं होता है तो केस करती है। तो जब 12-15 साल में इनको कुछ नहीं मिला, आज भी दिल्ली की मीडिया, नेशनल मीडिया, आज भी पीपल लाइक केजरीवाल इस बात को नहीं मानते हैं कि इन्होंने केवल इस देश को झूठ बोला था। लेकिन सर केजरीवाल को इतना हाईलाइट क्यों मिला उस टाइम पे? एक एंटी कांग्रेस फीलिंग थी। देखो क्या था, जब कांग्रेस ने 2009 में 8 में दिल्ली, 2009 में दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चुनाव जीता था, तो इंडियन ऑपोजिशन ने एक चीज देखी है, 76-77 में भी उन्होंने यही किया था, 75 में, कि जब तक आप कांग्रेस के खिलाफ गवर्नेंस से हटके, लोगों के मुद्दों से हटके, बराबरी, एकता, भाईचारा, गरीबी, इनके मुद्दों से हटके जब तक उस पर आप झूठे इल्जाम नहीं लगाओगे, तब तक कांग्रेस कमजोर नहीं होगी। 74, 75, 76 में भी तमाम इल्जाम लगने शुरू हुए, जिसके बाद और चीजें हुई, कुछ इसमें कांग्रेस की भी गलतियां, मैं ये नहीं मानूंगा। इस समय भी यही हुआ। क्या हुआ कोल में? कुछ नहीं। कितने कांग्रेसी जेल में, ये मुझे बताओ ना। जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, कितने डीएमके के सो कॉल्ड मिनिस्टर्स जो उसमें इन्वॉल्व थे, सो कॉल्ड इन्वॉल्व थे, या कांग्रेसी कितने जेल में थे? कॉमनवेल्थ में कितने थे? भाई अल्टीमेटली अगर मेरा ये है कि करप्शन होता और आपके हिसाब से 5 लाख करोड़ का था, एक आदमी तो जेल जाता। या इतनी निकम्मी सरकारें हैं नरेंद्र मोदी की और केजरीवाल की कि इतनी बड़ी लूट हो जाती है, यू कांट इवन फाइल अ ब्लडी केस। या तो ये लोग दिखा रहे हैं कि वी आर द मोस्ट यूजलेस गवर्नमेंट ऑन द फेस ऑफ अर्थ, और दे आर प्रूविंग दैट दे वर कंप्लीट लायर्स, चीट्स। इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स बट आइदर ऑफ दीज। बहुत स्ट्रॉन्ग है। Yes. Are they not cheats and liars, including Indian media, including that Controller and Auditor General CAG, including BJP? कहाँ है केसेस? बताओ ना अभी। और as I said, you are cheats and liars. अभी सर एक नया लॉ भी आया, अगर आपने देखा होगा, कि अगर
अभी मतलब लॉ बना नहीं, बिल है वो, कि मतलब अगर 30 दिन से ज्यादा अगर कोई चीफ मिनिस्टर होता है तो उसे रिजाइन करना होगा, अरेस्ट होता है तो उसे रिजाइन करना होगा। इस पे आपका क्या? इट्स अ रिडिकुलस लॉ, कंप्लीटली रिडिकुलस लॉ। ओके, इस देश में तो यू कैन फाइल केसेस अगेंस्ट एनीबॉडी ना। यस सर, कुछ भी आप कर सकते हैं। वो तो है। भाई आप सीरियस से सीरियस देखिए, इस देश में एक बहुत अच्छी मूवमेंट चली, मी टू मूवमेंट यस। अबाउट अब्यूज, और उसमें बहुत से ऐसे केसेस निकले जो अदरवाइज नहीं आते, बट देयर वर नंबर ऑफ केसेस इन पीपल आर अनफेयरली ब्लेम्ड। वीमेन केम एंड जस्ट प्रोटेस्टेड एंड पीपल हैड टू गो फॉर जेल फॉर 6 months 8 months। यस सर। जहां कितने केसेस लगे जिसमें आप सीबीआई ने, ईडी ने, सरकार ने अरेस्ट कर लिया नेताओं, और एक भी केस नहीं फाइल हुआ। तो व्हाई शुड, एक बार आप रिजाइन कर लेंगे, यू लूज योर लाइफ। भाई देखा, आप एक एग्जांपल मैं हमेशा कोट करता हूं, एक 1994 95 93 कभी की बात है, उस समय एक जैन डायरीज आई थी, हाँ जो बिल्कुल फर्जी थी। हाँ, वो उसके कारण दिल्ली में मदन लाल खुराना हैड टू रिजाइन एज सीएम, and Advani ji lost a lot of his bearing and you know had to be replaced now। yes, उसके कारण जब बीजेपी जीतती है तो अटल जी becomes prime minister, yes, otherwise Advani ji would have become, and उसके बाद मदनलाल खुराना को never becomes। So for a completely fraud and furji case, I don't like those leaders. I don't like Advani's ideology or Madanlal Khurana. They are from the BJP. But what I'm saying is, what was patently unfair was done to these two only because of one fraud and furji diary that was found somewhere. Should that happen to lots of people? Because politics में एक बार आप किसी बड़े पद से हट जाएं, बहुत कम है कि आप वापस आ पाएंगे। तो can you destroy people's lives like this? नो सर, ये तो मतलब सही बात है। And where is the justice in this? भाई यहाँ तो अब मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ, आपने यूपीए कार्ड सुना है? यस सर। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रकोनियन लॉज है विद रिगार्ड टू सेडिशन केस, यूएपीए, उसमें बिना किसी कोर्ट में जाए मैं आपको 6 महीने या साल भर के लिए जेल में डाल Yes. सकता हूँ। सो सपोज आई एम अ सीएम, भारत सरकार मुझ पे कर देती है सेडिशन का केस, मैं जेल चला जाता हूँ, मेरे पास तो कहीं 1 महीने में प्रूव करने को ही नहीं है कि आई शुड बी आउट। फर्जी केस में भी अगर आप मुझे पकड़ लो तो मैं 6 महीने बाद छूटूंगा, तब तक मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई ना। यस सर। अब चलिए माने ये आपने बताया कि लॉज के थ्रू गवर्नमेंट मिसयूज करके या यूज करके, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन कर रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, तो उस आदमी की वॉइस को दबा सकती है। अब मैं सर इस क्वेश्चन को लेके वापस जाता हूँ 2011 पे, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था। तो अगर कांग्रेस को लग रहा था कि मतलब केजरीवाल गलत है, वो गलत अपोज कर रहे हैं, पब्लिक को भड़का रहे हैं या फिर देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उन्होंने उस पे कोई केस सेडिशन का या कुछ नहीं किया? या मुझे तो एक बार देखो, आई टेल यू भाई, कांग्रेस बाय नेचर इज डेमोक्रेटिक, चाहे लोग कुछ माने या ना माने। हमारा ये था कि ये पॉलिटिकल फाइट है, हम इसको पॉलिटिकली फाइट करें। हम नहीं कर पाए पॉलिटिकली फाइट, हमारी पार्टी की कमजोरी या हमारी कमजोरी या सरकार की कमजोरी रही होगी, जो भी है, बट वी डोंट वांट टू यूज गवर्नमेंट मशीनरी टू पुट डाउन ऑपोजिशन। दीस पीपल डू, ये करते हैं। आप पीएम के खिलाफ कुछ बोल के देख लीजिए, पर हम लोग मनमोहन सिंह जी के खिलाफ 50 चीजें कही गई, कहाँ गई वो? लेकिन कांग्रेस का एक ये होता है कि जैसे मैंने कहा, कोई मानने या ना माने, एंड आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, कांग्रेस की एसेंशियल नेचर इज फार मोर डेमोक्रेटिक। जैसे अभी बहुत से लोग कहते हैं कि जिस तरह ये ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, भाई साहब जब हम लोग आएंगे हम भी करेंगे, और हमारा ये कहना है कि नहीं, हम लोग आएंगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश की लिबरल वैल्यूज, इसकी डेमोक्रेसी, एंड लिबरल वैल्यूज डजंट मीन यू नो सम नैम्बी पैम्बी थिंग, आई मीन बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स एंड एज अ सिटीजन, वो हम उसके साथ ही खड़े रहेंगे, चाहे वो हमको सूट करे या ना करे। चलिए फिर एक एग्जांपल और देता हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में सब बाबा रामदेव के पीछे जो थे, वो लाठी लेके आई थिंक पुलिस भागी थी, वो जो सलवार में भागे थे। हाँ, वो उसको क्लीन करवा रहे थे स्टेज को, लेकिन वो मीडिया में ऐसा दिखाया था कि उनको नहीं, वो क्या हुआ था कि उसमें देखिए आपको एक समय तक परमिशन मिली थी। परमिशन जब नहीं मिलती, यू कैन नॉट कंटिन्यू। किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में, किसी भी चीज में एक हद तक ही आपको मिलती है परमिशन, नहीं तो आप जंतर मंतर या और जो जगह वहां जाके बैठी, तो एक बार आपकी परमिशन नहीं मिली हो, आजकल तो अरेस्ट कर लेते हैं। और मेरा ये कि चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे आप और मैं हो, जो 5 जनों को एड्रेस कर रहे हो, अगर हमको परमिशन मिली है तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं मिली है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरा ये कि जस्ट बिकॉज ही वाज रामदेव और वो एक ऐसे विषय को प्रमोट कर रहे थे जो लोगों को सही लग रहा था, भले ही झूठ रहा हो, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। लेकिन मैं जो एक चीज है जो मैंने देखी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जितने भी फेसेस थे एज अ यूथ, अब आई फील वो आइडिया तो गायब हो गया। मतलब जो जिस आइडिया के साथ वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अगर आप देखें कि उन्होंने
अब जो भी उस प्रोटेस्ट में था वो आज कहीं ना कहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर है, किरण बेदी बिकेम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी Pondicherry, and Baba Ramdev has Patanjali, Z+ सिक्योरिटी। तो सर एक ऐसा लोगों में एक सर ऐसा नहीं होता कि मतलब हमने इनका साथ दिया, ये सब बन गए और उस आइडिया को छोड़ दिया, बिकॉज सर अब नहीं, पर बिकॉज वो कोई आइडिया का मूवमेंट थोड़ी था, वो तो मेरा पॉलिटिकल मूवमेंट था भाई। अगर कोई उससे साथ उसको जुड़ के उनको लगता है कि बड़ा मॉरल मूवमेंट था, तो आप बेवकूफ थे। एंड आई हैव नो सिंपैथी फॉर पीपल हु आर इडियट्स। वेरी वेरी सिंपली यार, ठीक है, यू नो यू जॉइंड द मूवमेंट, आपको लगा बहुत अच्छा है, ठीक है, किसी ने आपका बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बनाने में तो कोई सिंपैथी नहीं। तो सर उसके बाद अब आते हैं, चलिए ये तो रही 2011। हाँ, अब चलते हैं टाइमलाइन में थोड़ा आगे, 2012। ठीक है, 16 दिसंबर 2012 सर निर्भया। तो उसमें तो लाइक उसमें अब जो हुआ उसमें एक उषा मेहरा कमेटी की रिपोर्ट भी आई और ये सब, उसमें सर उसमें गवर्नमेंट के पार्ट पे कुछ लैप्सेस, कुछ पुलिस के पार्ट पे लैप्सेस। तो सर जो वो सिचुएशन हैंडल की गई वो आपको लगता नहीं, उसकी हैंडलिंग में क्या था, उसकी हैंडलिंग में व्हाट कुड गवर्नमेंट हैव, ऐसी पहली चीज तो बहुत ही जो दिल दहलाने वाला कांड था। सो एंड यू नो उसमें कुछ कह ही नहीं सकते, यू नो, एंड फुल वी कैन ओनली you know express our condolences for the family and hope that wherever Nirbhay is, you know, she is happy, और क्या कह सकते। लेकिन उस इंसिडेंट्स में व्हाट वाज गवर्नमेंट्स रोल और व्हाट वाज गवर्नमेंट्स वो, भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर लैप्स भी नहीं दिखा, बल्कि आप देखेंगे उसमें वहां वो लगे हुए थे, सीसीटीवी लगे हुए थे, उन सीसीटीवी में वो लोग आइडेंटिफाई हो गए, अल्टीमेटली 4-5 दिन में अरेस्ट हो गए, और उनमें जो भी उनको सजा मिली थी कोर्ट ने दी वो उनको मिली। मुझे बताओ सब्सिक्वेंटली कितने बड़े हेनियस क्राइम्स हैं इस देश में जो सीसीटीवी पे डिटेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें इसी माहौल जो बनाया गया कि जैसे कोई कांग्रेस गवर्नमेंट्स के कारण ये हो रहा है, मच वर्स क्राइम्स हैव हैपेंड आफ्टर दैट। आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ बैड क्राइम, बट आई एम सेइंग इज इसको प्योरली पॉलिटिकल मूवमेंट थी टू कॉन्स्टेंटली मलाइन द कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन दिल्ली एंड एट द नेशनल लेवल। सर बट मेरे हिसाब से आई एम जस्ट पुटिंग ओपिनियन सर, गलती से थी, बिकॉज जो बस थी उसका लाइसेंस वो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस वो एक्सपायर्ड था, वो बस के वो जो थे वो जो शीशे थे दे वो टेंटेड, काले थे सर। और सर एक बात है, जैसे एक लॉ, मैं थोड़ा लॉ पढ़ता हूँ, उसमें है कि बिकॉज जब निर्भया और वो अपने दोस्त के साथ वो बाहर जा रहे थे वापस घर, तो ऑटो वालों ने उन्हें मना कर दिया था जाने के लिए, बट अंडर लॉ देयर इज अ प्रोविजन कि आप मना नहीं कर सकते, वो चले लोग कर देते हैं। लेकिन सर कुछ तो लैप्सेस रहे होंगे। नहीं भाई, इसमें क्या वही कह रहा हूँ, क्या है भाई, लाइसेंसेस एक्सपायर हो जाते हैं, 50 गाड़ियां चल रही हैं, सो ऑब्वियसली वी मस्ट हैव अ फार स्ट्रिक्टर प्रोविजन लॉ। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हाट आई मीन इज कि जिस तरीके, देखो उस कांड पर आप अ मूवमेंट टू प्रमोट ग्रेटर सिक्योरिटी फॉर वुमेन, फुल सपोर्ट, कोई उसमें इशू नहीं है, आप सरकार को क्वेश्चन करिए, फुल सपोर्ट। लेकिन जिस तरीके से वो एक मूवमेंट को निकालकर टोटली पॉलिटिकल बनाया गया, लोगों के अंदर में हेट्रेड बनाई गई, मतलब मुझे याद है जब सीएम गई थी मोमबत्ती के पास जलाने तो उनपे चप्पल फेंके गए, व्हाट वाज हर फॉल्ट, पुलिस वाज नॉट विथ हर, ट्रैफिक पुलिस इज नॉट विथ हर, शी डजंट गो, ठीक है यू कैन से, बट यू नो उसको मूवमेंट बना देना, इंडिया गेट पे खड़े होकर प्रधानमंत्री के घर पर हमला बोलेंगे, व्हाट फॉर, हैज एनीथिंग हैपेंड सब्सिक्वेंट टू दैट। आई हैव कंप्लीट सपोर्ट फॉर द फैक्ट कि हमें महिला रक्षा सुरक्षा में सोशल एटीट्यूड्स, फैमिली एटीट्यूड्स बदलने हैं, बट डिड दैट मूवमेंट चेंज दैट? आई अनफॉर्चुनेटली फील कि वी जस्ट ग्रेटली मिस्ड आउट, बिकॉज एक ऐसी मूवमेंट को जिसको एक समाज बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण हमको पल कर सकते थे, उसको हमने प्योरली राजनीतिक मूवमेंट बना दिया, और राजनीतिक मूवमेंट बनाने के बाद उसके अंदर में जो कुछ अच्छा उससे निकल सकता था वो वहीं खत्म हो गया। तो सर मतलब मैं ये देख रहा हूँ टाइमलाइन के हिसाब से चले तो बहुत सारी चीजें थी जो कांग्रेस के डाउनफॉल में एट इंडिया लेवल एंड ये सब काम कर रही है, बिकॉज 2011 इंडिया अगेंस्ट करप्शन, 2012 इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाज 12 एंड देन निर्भया हैपेंड। तो सर ये सब जो हो रहा था ये क्यूमुलेटिव होते गया। तो सर जैसे आज की गवर्नमेंट है वो तो अंदर डाल देते, आपने बोला कांग्रेस इज अ फार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फार मोर डेमोक्रेटिक। तो एक इंसिडेंट सर बीच में ये हुआ था आपका, केजरीवाल उस पे चढ़ गए थे, खंबे पे चढ़ के बिजली काट दे, सर ये तो लॉ के खिलाफ है, यू कांट डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी, आप पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो ये तो लीगल एक्शन था। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस टाइम पे केजरीवाल पे एक्शन, नहीं वो तो करना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए था, बट दैट्स अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क द होम मिनिस्टर ना, बिकॉज़ दिल्ली पुलिस के इज नॉट अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। जैसे अगर आप होते तो मैं तो अरेस्ट करता,
और जो भी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते, अरेस्ट करता, जेल में डालता, बिकॉज उसके बाद बेल मिलती उसको, बिकॉज इट्स नॉट सच ए हीनस क्राइम, बट वो होते, बट यू कैन नॉट लेट दिस हैपन। देखिए, आपको पार्टी की नीति से, सरकार की नीति से विरोध हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वो तो आपको करना ही चाहिए था, सरकार को पुलिस को करना ही चाहिए था। तो फिर आते हैं अब 2013 पे, इलेक्शन होता है दिल्ली में। इलेक्शन होता है और आई थिंक कांग्रेस गेट्स 8 सीट्स, केजरीवाल गेट 29 सीट्स, बीजेपी गेट्स 35 सीट्स। हाँ, हाँ नहीं, हाँ ऐसे कुछ, हाँ, बिकॉज 36 32 35 हाँ 32 35 तो कांग्रेस सपोर्टेड आम आदमी पार्टी। हाँ। तो वो आपको क्या लगता है टर्निंग पॉइंट हाफ? देखिए, उसमें टर्निंग पॉइंट तो नॉन पॉलिटिक्स, देखिए उसमें क्या हुआ था कि बहुत से जो एमएलएज इलेक्ट हुए थे, यस सर, उन्होंने ये कहा कि अगर यार दोबारा चुनाव हो गया तो हम लोग जीतेंगे नहीं, लोगों में ये फीलिंग है सडनली। तो उनको ये लगा कि नहीं, लेट भाई, और दूसरा हम बीजेपी को हम बाहर रखना चाहते हैं, यस ये भी एक इम्पोर्टेंट था। तो ये सब करके उनको कहा कि नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो मुझे लगता है उस समय में, जबकि आज भी लगता है कि शायद नहीं सपोर्ट करते, लेकिन देखो ये भी है, नहीं सपोर्ट करते तो क्या होता, मे भी चुनाव होता, वो फिर से जीत के आते बहुत ज्यादा सीटों के साथ, कुछ नहीं कह सकते ना। लेकिन सर एज अ पॉलिटिकल पार्टी, अब इसे नॉट शाइंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कांग्रेस इज आल्सो अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड जो अरविंद केजरीवाल ने जो वोट बैंक लिया था 2013 में, दैट वाज कांग्रेस इज वोट बैंक प्राइमरली। यस। सो सर उस वक्त आप लोगों को ये नहीं लगा कि मतलब अगर हमने इसको चांस दिया तो फिर हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो नहीं, ये गया होगा लोगों की सोच में, लेकिन उस समय एक प्रेशर था, बहुत प्रेशर था एमएलएस का भी और औरों का भी, कि नहीं भाई किसी न किसी तरह, भाई हम क्या करें, हम तो फंस गए थे, बहुत बुरी तरह फंसे थे। 8 एमएलए थे, ये भी डर था कि कहीं उसमें 5-6 भाग जाएं। यस सर, दे कुड हैव आल्सो गॉन। अच्छा सर, ये डर था? था। तो मतलब अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक, मैं तो नहीं बात कर रहा था एमएलए से, लेकिन ये भी था कि भाई नहीं होगा तो महीने भर में निकल जाएंगे, मतलब कहो बीजेपी में चले जाएं, कहो आम आदमी में चले जाएं। मतलब ये जो अब जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, गेस्ट हाउस पॉलिटिक्स है, वो ये भी हो सकती थी, ये हो सकती थी उस टाइम। गेस्ट हाउस टाइप तो नहीं, बट हाँ बातचीत तो होती। देखिए क्या था कि उस समय लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था, जैसे बाद में तो अरविंद केजरीवाल के कम्युनल कलर्स भी बाहर निकल कर आए। यस सर, वो तो ठीक है, हमको खैर तब, मुझे तो तब भी मालूम था कि यू नो मनी वाइज ही इज नॉट कीन, बिकॉज मैं उसको पहले से जानता था और उसकी फाइनेंशियल जो वेरियस मैनिपुलेशंस थी वो मैं जानता था। लेकिन हाँ, लेकिन लोगों को तो ये लगता था कि भाई बहुत साफ है, बहुत साफ सुथरा है। ठीक है, तो वो शायद उनको लगा होगा कि चलो यार, और ऐसा होता है कि आप उस समय में कोई चीज करते हो, हाइंडसाइट में बहुत सी चीजें अच्छी निकल आती, क्योंकि बहुत से ऐसे कोलिशंस होते हैं जो बाद में लगता है कि शायद नहीं करते। अगर मैं अभी आपसे पूछूं एज अ पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, सर तब एमपी भी थे आई थिंक सर 2013 के टाइम, तो उस वक्त आपको क्या लगा सर कि मतलब करना, अब जब देखते हैं जो हो गया है अब उसके हिसाब से, तो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? आई कांट से, मे बी नहीं करना चाहिए था, बट कांट से, बिकॉज अगर नहीं करते तो भी क्या, जो उसके बाद 5-6 महीने बाद तो चुनाव होता ही, तो शायद फिर गवर्नमेंट बन जाती। लेकिन सर फिर जैसे फिर मैं थोड़ा टाइमलाइन में कुछ ज्यादा ही आगे चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी 2019 में जब केजरीवाल और कांग्रेस का एक से बीच में बात चली थी कि कोलिशन होगा फॉर 2019 में कि लोकसभा इलेक्शंस के कोलिशन होगा, राइट। तो उस वक्त आपको ये नहीं, और उस वक्त आई थिंक शीला जी ने भी चुनाव लड़ा था। हाँ, और वो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थी दिल्ली में। यस सर, तो ये एक आयरॉनिकल सिचुएशन नहीं लगी आपको? क्या तो एक टाइम ऐसा था 11-12 में क्या फिर? हाँ, पर एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है ना। हमको लगा कि जो किया था ठीक नहीं किया था, और जिस तरह ये पॉलिसी दिल्ली की कर रहा है, भाई हमें तो तभी लगने लगा था कि जो पूरी मुफ्तखोरी की राजनीति कर रहा है, सब कुछ फ्री कर देना, कोई काम नहीं करना, उससे दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। आज है ना वही हालत। यस, आज आप दिल्ली को देख लो, तो दिल्ली अब एक तरीके से टूटा फूटा शहर बन गया। तो हमको तो लगने लगा था भाई इस पार्टी के साथ कैसे खड़े होंगे जो दिल्ली बर्बाद कर रही है और दिल्ली की आदतें बिगाड़ रही है। मुफ्तखोरी की आदत में अगर वोटर भीख मांगने को लग जाए और उसको लगे कि हर चीज उसको मुफ्त में मिलनी चाहिए, तो शहर तो कभी बनेगा नहीं ना। तो वो बात ठीक है, लेकिन अब इस पे बात आती है, जैसे मतलब 200 रुपए यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं ना बेसिकली, जो बहुत चीजें हैं। मतलब आपने जल बोर्ड को खत्म कर दिया सब कुछ फ्री करके, डीटीसी में 1-1.5 लाख करोड़ का घाटा हो गया फ्री करके, बिजली बोर्ड में बुरी हालत है, तभी तो आपकी ना सड़कें बन रही हैं, ना नया कोई पार्क बन पा रहे हैं, ना जमुना क्लीन हो पा रही है, ना एयर क्लीन हो पा रही है। ये सब दिक्कतें उसी कारण से तो आ रही, पैसा कहाँ है। लेकिन अगर सर इन फ्री बीज को जैसे अगर
सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। बोले कि एक पर्टिकुलर टाइम तक हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मनरेगा की एक स्कीम थी सर, उसमें लोगों को वो किया जाता है कि आपको काम दिया जाएगा। आपको नहीं लगता फ्रीबीज की जगह या तो ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, मनरेगा? वो तो था, कांग्रेस की तो हमेशा रही वो स्कीम्स, हमेशा रही। दिल्ली में हो सकता है हमको थोड़ी और सब्सिडी देनी चाहिए, तो उस समय बहुत से एमएलए कह रहे थे। यस सर। और ठीक है, वो अब समय चला गया, उसको बाद में बार बार उसके बारे में कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम भी फ्री कर देते तो शायद सरकार नहीं हारते, लेकिन कांग्रेस ने तो दिया था। लेकिन एक समय बिगड़ गया। अब लोग लंबी राजनीति, अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमको 3-4 साल में बेहतर जीवन मिलेगा, ये नहीं देख रहे। वो समझ रहे हैं आज मेरी जेब में क्या आ रहा है। यस। तो जब वो आउटलुक बदल जाता है वोटर का, तो वोटर को तो वो सरकार मिलेगी जिसके लिए वो वोट करेगा। तो फिर हाँ, तो सर बेसिकली 200 यूनिट फ्री आपके हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक था जो उनको 2020 में बेनिफिट करा? हाँ, वो समय भी किया, वो 20 के चुनाव में भी किया। हाँ, फिर फ्री बिजली पानी। ओके, लोग अभी भी कहते हैं कि वो फ्री बिजली पानी देता है इसलिए हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अभी भी करेंगे सर? अपने जो कहते हैं, उस जो एक गरीब तबका है जो उसके साथ खड़ा है, वो अभी भी ये बात तो कहता है। अभी भी उनके साथ खड़े हुए हैं आपको? खड़े हैं वो, एक तबका तो खड़ा हुआ है। मतलब उन्होंने क्योंकि उसको ये सिखा दिया गया है ना कि उसको वही मिलता है, यस सर। उसको कोई और चीज नहीं सिखाई गई है। सर ठीक है, फिर आप चलते हैं 2015 के टाइम पे। जी। तो 2015 में फिर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। इन्होंने आई थिंक केजरीवाल ने रिजाइन किया था, कुछ बिजली डिपार्टमेंट में सीएजी रिपोर्ट आनी थी, वो टेबल होनी थी, उस दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था ना एज सीएम 49 डेज गवर्नमेंट चला के। तो सर उन्होंने मतलब कुछ किया नहीं, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि 2015 में एक तो उससे जो फ्री किए थे बिजली पानी उस समय, उसका लोगों को लगा कि ये करेगा, और उसको 40-45 दिन ही हुए। ज्यादा लंबा होता तो फिर दिक्कतें सामने आती, तो वो तो एक तरह से भाग गया उसके बाद। लेकिन उस समय क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस लोगों को लगा कि उसमें क्रेडिबिलिटी है, और हमारा वोटर उस समय हमसे छूट गया। हमने एक, मुझे लगता है 2015 में एक बहुत बड़ी गलती की। क्या? हमने अपने आप को केजरीवाल नंबर 2 बनाने की कोशिश की। वो 200 यूनिट करेगा, हम 400 यूनिट करेंगे। हमारी क्रेडिबिलिटी सब्सिडी में नहीं थी, हमारी क्रेडिबिलिटी विकास में थी। हम विकास भूल गए, हम अपनी आइडेंटिटी, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई अगर आप हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करोगे तो लोग बीजेपी को वोट देंगे, आपको क्यों देंगे? तो जो केजरीवाल की लाइन थी, हमें वो लेनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं मतलब एज अ थर्ड इंडिविजुअल पार्टी की वो एक साइकोलॉजी ये नहीं रही होगी, यार देखो 2013 में हमने कॉमनवेल्थ गेम विलेज कराए, फ्लाईओवर्स बना दिए, कनेक्टिविटी सही कर दी, मेट्रो का डेवलपमेंट कर दिया, इस सब के बावजूद भी हम 8 सीटों पे आ गए। तो फिर सर उन्होंने यही सोचा होगा ना कि अब डेवलप। मैं मानता हूं ये सोचा होगा। मुझे ये लगता है कि वो उस समय भी मुझे लगता था कि ये गलती इसलिए है क्योंकि आप 2013, 14 का 15 का चुनाव मत दो, लंबे में आपको अलग दिखना पड़ेगा। भाई 200 से 300 यूनिट, 300 से 400 अलग क्या दिख रहे हो? और उनको लगा तुमने तो दिया नहीं 15 साल, वो दे रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो आपकी जिस डिमांड में क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, लोग क्यों आपका विश्वास करेंगे? सर फिर 2015 में कांग्रेस की जिस दिन 0 सीट आई थी, आपका क्या रिएक्शन? मेरे तो बेट लगी थी, हमारे जनरल सेक्रेटरी से बेट लगी थी कि 0 सीट आएंगी। अच्छा। हाँ। तो फिर जो जनरल सेक्रेटरी था उन्होंने मुझे बुलाया था कि हमको 10-12 सीटें आ रही। मैंने कहा था, मैंने तो जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस की उसमें कहा था शर्त लगा लीजिए लंच की, 0 सीटें आ रही हैं। तो फिर आप नहीं माने, लंच दिया? नहीं, वो छोड़ो, वो मुझे कोई अच्छा थोड़ी लगा कि 0 सीट का, बट हमको तो फील्ड से लग रहा था। यस सर। मैंने तो प्रिडिक्ट किया था कि हो सकता है हम केजरीवाल को 70 में से 70 सीट्स आ जाएं। 7 मैंने उस मीटिंग में कहा था, उनको 67 आई हैं। और बाकी लोगों का क्या मैंने कहा था मुझे तो नहीं, कोई नहीं, डिसबिलीफ। कांग्रेस के नेता भी बैठे हुए थे, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इतनी सीटें आ रही है, 10-12-15 आ रही है। नुकसान होता है, मतलब नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन उससे। वो ठीक है, वो तो इंटरनल बात थी। यस सर। आप बड़े लीडर्स को तो कहना ही पड़ेगा कि कुछ सीटें आ रही, बट व्हेन दे आस्क्ड मी हाउ मेनी सीट्स, आई सेड 0। रिव्यू किया था जैसे नहीं, उसमें ये यहाँ जहाँ राहुल जी रहते हैं तुगलक रोड में, उसके सामने कोई कांग्रेस नेता थे, उन्हीं के घर में मीटिंग थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा है किसके यहाँ वो मीटिंग थी। आई टोल्ड देम आई सेड 0 सीट्स आ रही हैं। तो बट आप जैसे बता रहे हैं राहुल जी के सामने आप अगर ऐसी बातें करते हैं। नहीं राहुल जी के नहीं, राहुल जी के घर के सामने कैसा करता, राहुल जी के घर इन जनरल इफ यू गिव अ नेगेटिव थॉट, सो हाउ इज हिज रिसेप्शन? नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट इंटरैक्ट मच विद राहुल जी और पॉलिटिकल इश्यूज। तो खड़गे जी को तो मैं एक ही बार मिला हूँ, 1 या 2 बार, सो आई डोंट नो हिम। ओके, तो सर जब 15 में हुआ, आई थिंक सर आपने वो इलेक्शन लड़ने का सोचा था या आपकी फैमिली में से किसी ने 2015 का? 15 में नहीं। नहीं सर, उसके बाद फिर आपको ये नहीं लगता था कि आपको अगर 0 सीट आ गई है, फिर उससे पहले यूनियन के इलेक्शंस भी हुए थे इंडिया गवर्नमेंट के, उसमें तो मैं खड़ा हुआ था उसमें तो उसके बाद कुछ चेंज नहीं होना चाहिए था? आपको कुछ चेंज जो होना चाहिए था?
होना चाहिए था। बिकॉज बट अब देखो यार, वो सेंट्रल लीडरशिप के पास अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अपनी फीडबैक होता है, वो तय करें। मैं उस लेवल पर तो हूं नहीं, यस ना मैं कांग्रेस को बहुत उसके, मैं कभी संगठन में या उसमें कुछ बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ। आई सपोज दे मस्ट हैव टेकन सम डिसीजंस। एक असेसमेंट हुआ होगा कि क्यों हम इतनी बुरी तरह हारे, और उसका जो भी कारण रहा होगा। लेकिन सर फिर आपने एक बार आई थिंक सजेशंस भी लिख के दिए थे एज ए ग्रुप, जो मीडिया ने बना दिया था, पता नहीं हाँ, G23 बना दिया था, तो उसको सर आपको जो आपने सजेशंस दिए तो उसका रिसेप्शन आपको क्या लगा? नहीं, मैंने तो देखा कि उसको, अगर आप उन सजेशंस को देखोगे हाँ, तो उसमें तो काफी तो पार्टी ने माने हैं। क्या क्या? भाई वो तो कॉमन सेंस थे, कोई ऐसा थोड़ी था, कोई नई बात है यस सर। उसमें। अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्या थे, पर उसमें कई ऐसी चीजें थी। लेकिन सर आप कह रहे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया। देखिए, प्रोपोर्शन क्या ब्लो कर दिया, एक ही कॉपी थी उस चिट्ठी की, हाँ, ठीक है। मैंने भी वो चिट्ठी नहीं देखी थी, मुझे वो पढ़ के बताई गई थी। अच्छा मुझसे ये कहा गया था कि हम ये कॉपी किसी को नहीं दे रहे हैं, अच्छा, ओके आप मुझे बताइए, आप एग्री करते हैं तो आपका नाम डालें। ठीक है। मैं बाहर था दिल्ली के, मुझे फोन आया था, पूरी पढ़ी गई, मैंने कहा ये एग्री, और उन्होंने मुझसे कहा कि दे हैव ओनली वन कॉपी ऑफ दिस लेटर। तो ऑब्वियसली किसी में, कांग्रेस में किसी ने लीक की इस ग्रुप को बदनाम करने के लिए। तो ये पूरा बनाना कि ये ग्रुप खिलाफ है कांग्रेस पार्टी के या लीडरशिप के, ये तो कांग्रेस में जो भी नेता था जिसने लीक की थी, हम लोगों को मालूम है किसने लीक की थी, वो बात बताने की जरूरत नहीं है। ये उनकी पॉलिटिक्स थी कि भाई, क्योंकि क्या था कि अगर उसमें जो बातें कही गई थी वो इम्प्लीमेंट होती तो शायद कुछ लोगों को दिक्कत होती, ठीक है। वैसे, और मैंने कहा कि कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है पार्टी की रिवाइवल। यस सर। तो जो हम बातें कह रहे थे वो बहुत से लोग कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोई G23 के पास कोई ऐसा दिमाग था जो किसी और के पास नहीं था। बेसिकली सर एज अ यंग पर्सन जो मैंने भी उसे परसीव किया था, मैंने सोचा एक चिट्ठी है, किसी ने सजेशन के तौर पे दी, मीडिया से इतना वो करके क्यों दिखा रही है? वो उसके पीछे की पॉलिटिक्स होती है कि आप उसको कैसे रिएक्ट करो। तो बेसिकली ये तो नहीं होता कि मतलब एक इशू लिया, मतलब ऑब्वियसली कांग्रेस इज द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, लेकिन सर ये इश्यूज आपको क्या लगता है डाइवर्ट करने के लिए यूज होते हैं? लाइक देखो, ये लेजिटिमेट टूल्स हैं पॉलिटिक्स, ये होता है, अच्छा बुरा आप कुछ भी मानो, लेजिटिमेट टूल्स हैं पॉलिटिक्स में। उसमें अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हो जाती है कि आप पॉलिटिक्स कुछ भी करो, अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी काम करते रहो, तो यू कैन डू व्हाट यू वांट टू कीप योरसेल्फ देयर। आप चाहते हो आपकी गद्दी बनी रहे, आप पार्टी में या देश में तगड़े रहे, करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ऑपरेशन में हो तो अपना रोल और पार्टी की स्ट्रेंथनिंग, और अगर आप सरकार में हो तो देश हित के लिए, दोनों में जितना हो सकता है काम करो, वो भी करते रहो। अब आते हैं राहुल जी की इमेज जो है फ्रॉम 2000, आपने तो उनके साथ पॉडकास्ट भी किया हुआ है सर। हाँ, वो कैसा एक्सपीरियंस? वो ठीक था, वो तो जवाहरलाल नेहरू पे किया। हाँ। हम लोग एक नेहरू जी पे एक संस्था चलाते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल इंटरव्यू था। यस सर। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर, 2014 से लेके अब तक, लाइक 25 तक, अब उनका पॉलिटिकल इमेज में आई थिंक अब यूथ उनसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आपको लग रहा है? मुझे लगा, देखो एक चीज है, लोग कह रहे हैं कि राहुल जी बदले, मुझे नहीं लगता बहुत बदले हैं, वो पहले भी ऐसे ही थे। ही वाज अ वेरी लाइकेबल पर्सन, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, सो कोई बुरा ना माने। ही वाज समबडी हु सेड थिंग्स दैट इंस्पायर्ड यू। आज भी जैसे वो बराबरी की, समता की, एंटी कैपिटलिस्ट नहीं, एंटी क्रोनी कैपिटलिज्म, एक अच्छे समाज की, अच्छी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था की जो बात करते हैं, इसकी बातें वो पहले भी करते थे। तो ऑब्वियसली 10-12 साल में हर आदमी मैच्योर होता है, तो वही चीज दूसरी तरीके से कहता है और गहराई से चीजों को समझता है। वो किसी के बारे में भी सच है, अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है। पर शायद इनके ऊपर जो हमला हुआ ऑपोजिशन, मीडिया का ऑपोजिशन का, उसने उस समय लोगों के दिल में इनके खिलाफ एक माहौल बनाया। लेकिन बनता है कभी, हम लोगों की शायद कमजोरी, पॉलिटिकल पार्टी की ये कमजोरी रह गई कि हम उसको, देखिए, व्यक्ति पे आप नहीं छोड़ सकते। जब राहुल जी पे इतना हमला हो रहा था तो ये इमेजिन करना कि वो स्वयं उस पे लड़ लेंगे, तो वो स्वाभाविक नहीं था, संभव नहीं था। जब इतनी बड़ी बीजेपी जैसी संस्था, उसके पास धन संपत्ति और तमाम बाकी लोग उसमें जुड़ के इतना बड़ा किसी पर हमला करेंगे, तो शायद एक पार्टी के रूप में हमें जिस तरीके से उस पूरे प्रोपेगेंडा के खिलाफ काम करना चाहिए, शायद हम लोगों की कमजोरी रह गई। पर वो हमारी कमजोरी बहुत चीजों में, हमने इतनी अपनी अचीवमेंट्स हम नहीं बेच पाए। अरे जब दिल्ली जैसे काम को हम नहीं बेच पाए तो हम क्या बेच लेंगे? एडवर्टाइजमेंट 2013-14 पर अभी भी अगर आप, ठीक है मैं शीला जी का बेटा हूं, मैं उस बात को नहीं उस पे कर रहा, लेकिन पिछले 20-25 साल में, 30 साल में अगर आप पूरे हिंदुस्तान में सरकारें देखें, इस पूरे 25-30 साल 40 साल में, शायद जितना काम दिल्ली में हुआ कहीं हिंदुस्तान में नहीं हुआ। हाँ वो तो है सर, फिर भी हार गए ना। आप उसको नहीं बेच पाए, तो इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी में हमारे अंदर में
एक पॉजिटिव एजेंडा सेट करने की एक कमजोरी है। And this is a good thing, sir. Accepting all this is a very good thing, I believe. Sir, अब वो मतलब because as you said कि अब राहुल जी पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अब जैसे वो है जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन सर आपकी एक सही बात ये भी है कि वो पहले भी ऐसे थे। बट्टा परसोल का जब वो हुआ था, बहुत सी चीजें थी, और याद रखो यार 2004 से 14 में ही वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यस सर, तो ऑब्वियसली वो उस तरह से चीजें नहीं कर सकते। ऑपोजिशन में आप एक तरीके से राजनीति करते हैं, हाँ एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आप एक तरीके से राजनीति करते हैं, ठीक है। और कुछ ये भी था कि जो समाव जो ये अनफॉर्चुनेट चीजें जो कांग्रेस के खिलाफ फीलिंग्स आई, उसका नजला उन पे भी गिरा। यस वो तो कुछ पार्ट थे नहीं सरकार के। जो लोग मानते भी होंगे कि चलो कांग्रेस सरकार ने कुछ गलत काम किया है या भ्रष्टाचार किया, तो उसमें राहुल जी की क्या भूमिका थी? वो तो जस्ट एक और सांसद ही थे, पर हम सब पर वो नजला पड़ता है। तो कुछ समय तक तो वो उसका जो बैकफायर था वो चलता रहा, चलता रहा। तो 16 17 18 तक पर भी यही समझ लीजिए कि हमारे ऊपर जो तमाम थे। और फिर जैसा भी है, लेकिन अब चेंज तो है। चेंज ये मैं पिछले 4-5 साल बल्कि 2018-19 से देख रहा हूँ। जो लास्ट 19 से नहीं, समझ लो 20-21 से। तो जो लास्ट चुनाव में कांग्रेस की 100 सीटें आई हैं, हाँ। उसका इसमें राहुल जी का, उनकी इमेज का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप जैसा इस इलेक्शन पे आता है, आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, लोग कहते हैं कि केजरीवाल को बीजेपी ने नहीं हराया, आपने हराया, क्योंकि आपने जितने उनका वोट्स का हारने का मार्जिन था उतना आपका वोट मिला। वो का कोई मतलब, वो तो कोई कांग्रेस का वोट जितना पहले था उतने ही वोट में तो हम लोगों ने इतना मानते कि कांग्रेस से जो मुद्दे उठाए, वो मुद्दों ने दिल्ली में डिस्टर्ब किया। तो ये जो था ना शाइनिंग सरकार सपोज करती, वो तोड़ दिया इस बार। लेकिन परफॉर्मेंस पहले से बेहतर रही, लेकिन उतना नहीं, मतलब वो नहीं हो। परफॉर्मेंस तो कुछ चीजें हमारे अच्छे नेता उन्होंने ढंग का काम किया, अदरवाइज बहुत ही निराशाजनक रहा। वो तो है सर। तो अब आते हैं कुछ करंट अफेयर्स पे। सर आपके टॉडी बीच में आए थे सर, अब ये स्ट्रे डॉग्स पे एक जजमेंट आया था, उस पे आपका क्या? मेरे ख्याल से देखो इशू है स्ट्रे डॉग्स का, राइट, और इसमें इशू है। यस सर। प्लस एक कानून भी है जो कुत्तों को भी एक अधिकार देता है। यस सर। कि ये है या बंदर है और ये कहाँ जाए। यस जी, प्रॉब्लम भी है, जो एक मानवीय समस्या है जो बहुत ही सीरियस है। यस सर। एक इनकी भी समस्या है। यस इसके बीच में सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली सरकारें नहीं निकाल पा रही। लेकिन डॉग्स के मसले में तो ये बहुत पहले बात आ गई थी कि इनको न्यूटर हाँ, और इनकी पॉपुलेशन कम की जाए। मेरा ये कि सवाल तो सुप्रीम कोर्ट को एमसीडी तो उठाना चाहिए था कि आप 15-20 साल से कर क्या रहे हो, क्यों नहीं हुए कुत्ते न्यूटर। कई एनजीओ हैं दिल्ली में जिनको वो अधिकार दिया गया था, उनको फंड्स भी मिले हैं, उनसे पूछना था गया था व्हाई हैव वी फेल हाँ, punish them तो rather than putting the punishment on dogs. और you should have, उन पे सजा मिलनी चाहिए ना जो इसके लिए एमसीडी जिम्मेवार है, वो एनजीओ जिम्मेवार है। मतलब आप कह रहे हैं पॉलिसी पहले से थी, जो पॉलिसी तो है ना, न्यूट्रलाइज करने का लॉ है, इनको एंटी रेबीज इंजेक्शन देने का प्रोविजंस है। अच्छा, अब भी अगर आप सारे कुत्तों को एंटी रेबीज इंजेक्शन दे रहे हो तो रैबिट कैसे हो जाएंगे? यस सर। अगर आप इनको न्यूटर कर रहे हो तो ओवर अ टाइम पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करके फिर गिरनी चाहिए। अब उनको थोड़ी क्वेश्चन की, लेकिन अब जैसे देखें इस चक्कर में आई थिंक सीएम पे किसी ने अटैक कर दिया है कुछ दिन। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वायलेंस शुड हैव नो प्लेस इन पॉलिटिक्स। बहुत गलत बात है, उसकी पूरी निंदा। लेकिन मतलब दिल्ली में ऐसा क्यों होता है कि केजरीवाल को थप्पड़ पड़ जाते हैं, फिर अब ऐसा? ये देखो, ये जो बीजेपी ने और आम आदमी ने की गंदी राजनीति शुरू की, मेरा नेता चोर है, चोरों को मारो, लोगों को पीटो, उनके लोग जब गुंडागर्दी करते हैं उस पर क्वेश्चन नहीं करो, जिस तरीके की भद्दी बातें आम आदमी ने की, वायलेंस को प्रमोट किया, वर्बल वायलेंस को प्रमोट किया, गाली गलौज को प्रमोट किया, बीजेपी रोजी करती है। तो ये उसका नतीजा है। जब आप जहर फैलाने लगते हो ना किसी चीज में, तो उसका कहाँ असर होता है। क्यों कहा जाता है कि भाई टीवी पे हमें भाषा समझ के बोलनी चाहिए, कि लोग आपको देख रहे हैं, आप लोग पब्लिक सेलिब्रिटीज हो, आपकी बिहेवियर को लोग देखते हैं। क्यों कहा जाता है भाई हम भी गाली गलौज करते हैं, पब्लिक में नहीं करते, हम भी क्या कहते हैं ह्यूमर करते हैं जो पब्लिकली शायद एक्सेसिबल नहीं, वो सब करते, बट आप पब्लिक पटल पे नहीं करते। कुछ चीजों को प्राइवेट में रखा, एक पब्लिक कल्चर आपको डिग्निफाइड, जिसमें राइट्स रिस्पेक्ट हो, जिसमें हर आदमी कंफर्टेबल फील करे, ह्यूमन डिग्निटी हो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानी जाती है। घटियापन ले आओगे तो घटियापन फिर पॉलिटिक्स में तो गंदगी। और सर अब इसका रिजल्ट आई थिंक हमने देखा 2020 के बाद देखा, जब दिल्ली में इलेक्शन हो गए थे तो फरवरी में राइट्स हो गए थे दिल्ली में, इन सब भाषणों और इन सब की वजह से। उस वक्त आपको गवर्नमेंट का क्या रोल लगता है? वो देखो, एक तो पुलिस का तो रोल, पुलिस का तो इतना नहीं, गवर्नमेंट का रोल ढीला था, जैसे मैं राइट्स में गया भी, हाँ हमको कर्फ्यू बहुत पहले डिक्लेयर करना चाहिए। हाँ,
बल्कि हमको तो लोकल पुलिस वाले कह रहे थे कि वे पता नहीं दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली पुलिस कमिश्नर या एलजी उसमें क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहा कर्फ्यू। कर्फ्यू लगा देते, शूटेड साइट ऑर्डर दे देते, तो 3 घंटे में सारी राइटिंग खत्म हो जाती। सर लेकिन मुझे एक बात ये लगता है इसको राइट शायद होने दिया गया होगा, क्या किया होगा। सर, लेकिन उसमें क्या मतलब, इलेक्शन खत्म हो गया अगर, ये देखो इलेक्शन काम में क्या हुआ था, बीजेपी सब कुछ करने के बाद भी नहीं जीती, हाँ ओके सर, तो उनको लगा कि नहीं, और उनको एक ही चीज लगती है कि जब तक सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म हम इस देश में नहीं फैलाएंगे, बीजेपी का बेस नहीं, तो शायद उनको लगा कि ये मौका मिला है थोड़ा बहुत होने। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग, बिकॉज मैं ये नहीं समझ सकता ये एक रायट दिल्ली में आप होने दे रहे हैं जब आपके पास टूल्स हैं चीजों को रोकने के। वो उस पर कुछ काम नहीं किया उनके, उस समय लगता नहीं काम किया 2 दिन लेट किया, पहले ही कर देते तो पहले ही रुका। तो मतलब मुझे याद है 2 या दिन बाद, ये 1 दिन बाद, 1.5-2 दिन बाद जब कर्फ्यू डिक्लेयर हुआ, है। उसके 2-3 घंटे में शांति हो गई। हाँ तो लेकिन सर एक बात ये भी है जो मैं एक देखता हूँ कि पहले ये लोग आप पे भी इल्जाम लगाते थे आपकी सरकार पे, जैसे 2012 में निर्भया की हमने बात की थोड़ी देर पहले कि पुलिस को कंट्रोल, पुलिस, इन्होंने तो ये कह दिया था कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट का ये आई थिंक बयान भी था कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, तो इससे हो गया। सर आपको अब फिर जब ये हिपोक्रेसी, अगर हिपोक्रेसी, मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, बट ये हिपोक्रेसी है ना कि आप एक टाइम पे 10 साल पहले कुछ और कह रहे हो, फिर वो तो है, बट वो तो उनका नेचर और कैरेक्टर है ना। अगर लोग इस बात को ना समझे तो उनकी प्रॉब्लम है। भाई दिल्ली सरकार तब भी अंडर में नहीं थी, केजरीवाल कहे दिल्ली सरकार मेरे साथ नहीं है तो लोग मान जाते हैं, आपकी सरकार कहे, कांग्रेस की सरकार कहे तो नहीं मानते, तो वो तो लोगों पे है। हम तो यही कह सकते हैं कि आपके सामने सच रख, आप नहीं मानना चाहते हो तो कोई जबरदस्ती तो डेमोक्रेसी में मनवा नहीं सकते। तो मतलब आप, उनका मीडिया डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है आपके साथ? जो कि मीडिया डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है या हमारी क्रेडिबिलिटी डाउन है, ये भी हो सकता है। क्रेडिबिलिटी अगर आपकी हो तो लोग मान भी जाते हैं, नहीं हो तो कुछ भी कहे उधर। आई टॉक रियली से सर अब आपका इतना हमने पॉलिटिकल डिस्कस किया, तो इस सब के बाद आप किसी लाइक 20-22 साल की लड़की को अगर आप एडवाइस करें तो क्या आप उसे कहेंगे कि वो बोले कि क्या उसे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? मेरा ये कि पहले अपने आप को प्रोफेशनली बिल्ड कर, ऑन साउंड कुछ एक्सपीरियंस रख। वो कि मैंने ज्यादातर जो यंग पॉलिटिशियंस है वो देखे हैं, बोलबाल तो लेते हैं, और जब तक अनुभव नहीं आता आपके यहाँ उसके अंदर में सरकार चलाने का या लोगों की काम करने की या अच्छी पॉलिटिक्स करने की मेच्योरिटी नहीं आती, यही सब उल्टा सीधा। सो डू समथिंग, थोड़े पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहो। मैं ये नहीं कह रहा पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, उसके कार्यक्रमों में जाओ, पार्टी के लिए वोट। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स आपको लेटर इन लाइफ करनी चाहिए, मेरा तो ये सोच। और ये कहना ना कि यंगस्टर्स आर नीडेड, हाँ, यंगस्टर में कोई ऐसे खास चीज नहीं है, ये किसी और में नहीं है। कंप्लीटली अभी दिस की एज से कोई बहुत फर्क पड़ता, उसे उससे जील से आपको नहीं लगता कोई फर्क खास? थोड़ा बहुत हाँ, बट इतना नहीं है। तो यू नो 60-65 that your people are very active। मैंने कम से कम एक्सपीरियंस में कोई जील ऐसी यंगस्टर्स की जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज कर दे। हाँ ऑब्वियसली फिजिकली यू आर स्ट्रॉन्गर कुछ चीजों में। अब आपको अगर कहीं कूदना है, धरना देना है, अदरवाइज सर आई हैड ऑलवेज अ क्वेश्चन, मेरे दिमाग में हमेशा से एक क्वेश्चन रहता था, व्हाट इज इट लाइक टू बी अ सन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर? मतलब कैसा होता होगा, या कोई प्रेशर होता है, या फिर मतलब क्या लग्जरी ज्यादा मिलती है? बिकॉज सीएम इज ऑलवेज बिजी लाइक, एंड बीइंग इट्स हर सन, हाउ इज द एक्सपीरियंस? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहुत अंतर होता हो, हाँ ठीक है, कुछ उसमें जैसे सुविधाएं हैं, घर मिलता है, जगह रहती है, बट कोई इतना मुझे नहीं लगता कोई इतना खास है। क्या माने कोई क्योंकि मैंने अपनी माँ को मंत्री भी देखा है, एक आईएएस अफसर की पत्नी की तरह भी देखा है। 2084 से 89 तक एमपी थी, उसके बाद कुछ नहीं थी 12-15 साल। तो कोई इतना बहुत फर्क पड़ते देखा नहीं है। मतलब हाँ ये बात है कि आप राजनीतिक परिवार से हो तो राजनीति से परिचय रहता है, जैसे किसी भी परिवार का होता है। जो भी आपके माँ बाप का व्यवसाय होगा, प्रोफेशन होगा, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी, या एक एक्सपोजर होगा, अफिनिटी होगी, जो उसको आप कह लो। उसके अलावा कोई खास चीज हो ये मैं नहीं कह सकता। हाँ एज एन एमपी ये जरूर है कि क्योंकि आप सीएम के बेटे हैं और सांसद भी हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है काम करवाने में ज्यादा आसानी होती हो। फोन करती हूँ अधिकारी को या किसी को, वो ज्यादा सुनते हो, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने और एमपीज या और लोगों से तो इतनी बात की नहीं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो ये मान सकते हैं कि उसमें कोई शायद आपके लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा पॉजिटिव एक्शन होगा। या कभी जैसे हम लोग दिल्ली में जब और मंत्री थे, उनको मैंने जैसे फोन करता था, कोई अपने आप प्रॉब्लम होती थी तो
उनका रिएक्शन ठीक होता था, मदद कर देते थे। अब ये मानना कि वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मैं शीला जी का बेटा था जो उनकी सीएम भी थी, या इसलिए भी क्योंकि मैं एमपी था, अब ये मैं कह नहीं सकता। मे भी कुछ न कुछ तो एडवांटेज होगा ही उसका काम में तो होगा। बट सर जैसे आपने बीच में एक बात कही, जैसे 10-15 साल आपने कहा कि वो पहले मिनिस्टर थी, फिर पावर में नहीं रहे, हाँ। चीफ मिनिस्टर बने। सर आपने दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन मतलब अब देखते हैं कि मतलब जब आप पावर में होते हैं या नहीं होते, तो लोग सर आपको क्या, लोग ब्यूरोक्रेट्स आपको किसी और लाइट में परसीव करते? हाँ वो तो है, वो तो है, जिनसे खासकर आपका प्रोफेशनल या व्यावसायिक रिश्ता होता। दो तरीके, तीन तरीके के मान लीजिए। एक जैसे ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि आपने नाम लिया, अब वो तो स्वाभाविक है कि जब आप किसी पद पर हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आपकी चिट्ठी पर, आपकी नीड पर वो एक्ट करें। और जब आप उस पद पर नहीं हैं तो दिक्कत क्या हो जाती है, बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि उस समय का अधिकारी आपको उसी तरीके से बर्ताव करेगा जैसे आप सांसद थे। भाई सांसद में आपके पास अधिकार थे, आप उस सरकार का हिस्सा थे। अब वो अधिकारी भी जब आईएएस हो या स्टेट सिविल सर्विस का हो या पुलिस का हो या एमसीडी का हो या शिक्षा विभाग में हो, जब वो उस पद पे नहीं रहेगा तो वो आपके काम थोड़ी कर सकता है। तो आपको भी ये मानना चाहिए कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर नहीं हैं जहां आपके पास कोई अधिकार है या संवैधानिक या कोई और पद है, तो वो उसी तरीके से आपसे बातचीत करेगा। ये जरूर है कि जब आप जनता की दिक्कत या तकलीफ को उसके पास ले जाते हैं तो उसे एक संवेदनशील तरीके से आपकी बात सुननी चाहिए, जो उसको किसी की भी सुननी चाहिए, चाहे आप सांसद हो चाहे ना हो। लेकिन एज अ सांसद, एज एन एमपी, एज एन एमएलए, स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट अफसर आपको ज्यादा, एक तो वो होता है। दूसरा क्या होता है, पब्लिक में एक परसेप्शन होता है कि क्योंकि आप राजनेता हैं या पॉलिटिकल हैं, आपके पास बहुत पावर, तो विकास कराने की तो पावर है या काम कराने की, लेकिन जो बहुत सा होता है, जो पेट्रनेज वाली बात होती है, एडमिशंस करा लीजिए, थाने में बात कर लीजिए, नौकरी करवा लीजिए, जो चीजें सामान्य समझ लीजिए कानून में या सामान्य चीजों में किसी को नहीं मिलती हूँ, जिसमें वो चाहता है कि आपके प्रभाव से उसको वो मदद मिल जाएगी और सामान्य उसको नहीं मिलेगी, उसमें तो कमी आती, उसमें स्वाभाविक है कमी आती है। अब आप वो थोड़ी है, कोई आपकी, देखो हर आदमी सिर्फ इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि आप कोई बहुत अच्छे व्यक्ति है, वो इसलिए सुनता है क्योंकि आप सांसद हैं। तो आपकी जो आपसे, जैसे आज आप सांसद हैं, कल मैं हो गया, तो वही लोग जो आपको सुनते थे वो आज मुझे सुनेंगे। अब देखो सीधी बात है ना, इंटरव्यू करने वाला या किसी बड़े चैनल का आदमी एक एमपी के पास आएगा, अगर इस दिल्ली में कोई दिक्कत होती है, अब मैं इस दिल्ली में नहीं हूँ, दिक्कत होगी तो नए एमपी के पास जाएगा ना जी। अब तीसरी चीज होती है पार्टी या आपके कार्यकर्ता या आपके लोग, वो आपका ही आपको आपकी पावर या सत्ता के हिसाब से देखते हैं कि क्या आगे आपसे उनको टिकट मिलेगी या कोई पोजीशन मिलेगा। कई आपसे जुड़े होते हैं, वो अलग बात है। वर्कर में नॉर्मली इतना असर नहीं होता, पर आप उनको मान लो जो पॉलिटिक्स में अपना भी फ्यूचर देखते हैं, वो कभी कभी अपना रवैया या एटीट्यूड, मैं ये नहीं कहूंगा चेंज कर लेते हैं, पर किसी और के प्रति ज्यादा मूव करते हैं। वो चेंज सबसे ज्यादा नेताओं को दिखता है, और इसलिए में कई बार मैंने देखा कि नेता बड़े परेशान हो जाते हैं जब सत्ता नहीं होती, इस कारण से ज्यादा होता है। भाई आपको मानना चाहिए कि आपको जो स्पेशल फेवर या स्पेशल एक लोगों का स्नेह या लोगों का आना जाना था, वो आपके पद के कारण था, और वो पद जिसके पास भी जाएगा वो उसके पास जाएंगे। लेकिन जैसे अगर मतलब मानिए एक आईएएस, मानिए जब आप एमपी थे, मिनिस्टर थे, वो आपकी बहुत बात सुनते थे, आपके काम करते थे, लेकिन अब जब आप नहीं, वो नहीं सुने, तो फिर आपको फिर बदले। अगर ऐसा नहीं है, सुनते नहीं है, वो क्या करेंगे भाई, सिर्फ आप ही की बात तो नहीं सुनेंगे। देखो पहले आप एज एन ऑफिसर बात करते हो ना, और आप ऑफिशियल डोमेन में बात करते हो, वो फर्क तो पड़ता ही है ना। यस तो लेकिन अब जैसा आपने कहा कि मतलब जो पार्टी के लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो लाइक वो आपके पोस्ट और सबको देखते हैं, वो थोड़ा बहुत देखते हैं, हाँ, और थोड़ा बहुत या सर बहुत, दोनों है यार, दोनों है। देखो कुछ से आपका कनेक्ट होता है पर्सनल, यस आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हो गए या जिनके साथ आपने काम किया, तो कभी कभी वो पर्सनल कांटेक्ट चलता है, उसमें भी ठीक है, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते। कुछ होता है प्योरली प्रोफेशनल, सी फॉर एग्जांपल अब कोई मेरे यहाँ विधायक रहा हो या ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा हो, उसका मेरा पर्सनल उतना नहीं है, वो इसलिए मेरे साथ थे क्योंकि मैं एमपी था, वो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे या वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। तो जब वो रिश्ता टूट जाता है तो वो शायद जो नेक्स्ट एमपी बनने वाला है या और किसी से उसको लगता है कि उसको ब्लॉक प्रेसिडेंटशिप मिल सकती है या उसको कॉर्पोरेशन की टिकट मिल सकती है, मैं दिल्ली के संदर्भ में कह रहा हूँ, तो शायद वहां वो उसको लगेगा कि मैं ज्यादा समय बिताऊं। लेकिन सर ये मतलब प्रोफेशन ऐसा हो गया, मतलब यहाँ पे रिलेशन पॉलिटिक्स में जो मैं समझ पाऊँ, मतलब के बेसिस पे ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि नहीं देखो वो किसी भी प्रोफेशन में है ना यार, किसी आप मुझे और कोई प्रोफेशन बताओ, उनको छोड़ दो, प्रोफेशन में भी आपकी फ्रेंडशिप बनती है। यस और फ्रेंडशिप 1000 लोगों से थोड़ी होगी, कुछ कितने से होगी, 5 से जिनको आप दोस्त कहेंगे, फिर एक्वेंटेंस होते हैं,
आप उनके साथ अच्छा भी रहता है, मजा भी आता है, जाते भी। भाई आपके स्कूल में कुछ आपके ऐसे दोस्त थे, आपको लगता था सारी जिंदगी उनके साथ बिताएंगे। Yes, sir. कोई अमेरिका चला गया, कोई बैंगलोर चला गया, कोई काम नहीं कर रहा है, किसी से अब रिश्ते टूट गए, मिले नहीं बहुत दिनों से। अब आप ये कहो यार स्कूल के बाद वो मिला ही नहीं, तो अब वो कॉन्टेक्स्ट बदल गया। अब मे बी कॉलेज के दोस्त आ गए, कोई और आ गए, आपकी किसी समय कोई गर्लफ्रेंड थी वो बदल गई। अरे आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, नॉर्मल लाइफ का जो होता है yes, डजंट मीन कि वो रिलेशनशिप रिमेन द सेम। तो आपको ये याद करना चाहिए। थोड़ी दिक्कत क्या है ना कि पॉलिटिशियंस को मैंने देखा है कुछ ज्यादा ईगो होती है और बहुत ज्यादा एक एक अपने आप में गुब्बारा बनाए ढूंढते हैं। आप कुछ खास नहीं है। मतलब लेट मी पुट इट अनदर वे, मैं चाहे प्रधानमंत्री का काम हो, चाहे किसी पार्टी प्रेसिडेंट का हो, चाहे किसी एमपी का हो, मेरे हिसाब से जस्ट अनदर जॉब। yes, sir. ठीक है, आपको ठीक है एड्यूलेशन मिल रहा है वो, क्योंकि भाई अगर मैं पान की दुकान में अच्छा पान बनाता हूँ तो 100 लोगों को खुश करता हूँ। Yes. अगर मैं अच्छी सफाई करता हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, तो मैं एक कॉलोनी को खुश करता हूँ। अगर मैं अच्छा सिपाही हूँ तो 4 घरों की सुरक्षा करता हूँ। अच्छा थानेदार हूँ तो एक थाने में अच्छा काम करता हूँ। अच्छा प्राइम मिनिस्टर या सीएम हो तो करोड़ों की जिंदगी में फर्क पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि बिकॉज मेरी रीच ज्यादा है, मेरी पॉपुलैरिटी लोगों के अंदर में, मेरी जान पहचान ज्यादा होगी। Yes, sir. बट लुक एट फिल्म्स यार। Yes. भाई एक जमाने में अब किसी अच्छे, अब मुझे मालूम नहीं आजकल कौन से अच्छी हीरो हैं, मैं जैसे मेरे समय में जो जो जिंदा होंगे, जिनकी डेथ हो गई, उनकी नहीं मैं बात कर रहा। से फॉर एग्जांपल क्या गोविंदा। Go ahead. अब जैसे मैं when I was younger बहुत बड़ा स्टार था, अब नहीं। अब शायद नहीं है। Yes, sir. तो अब ये कह दो कि क्या लोगों का नजरिया बदल गया? नहीं भाई, एक समय आया, समय गया। सो इट हैपेंस इन फिल्म्स, इट हैपेंस इन थिएटर, इट हैपेंस इन सिंगिंग, सब जगह होता है। Basically life. इट्स लाइफ और Life. व्हाटएवर इट इज। बट मुझे उसको लगता है कि लोग बहुत ज्यादा अन्यथा ले लेते हैं। Yes. तो मेरा एक मानना है, मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी एडवाइस कही थी, एक बहुत बड़े आदमी है, तो मैंने उनसे एक बार पूछा था, सर आप में लाइक ईगो नहीं? बड़ा आदमी या इम्पोर्टेंट आदमी? इम्पोर्टेंट आदमी है। बड़ा आदमी अलग मतलब होता है। बस ये इस पे बात तो सर उसमें ये उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि ईगो किस बात की। अगर सर आप मुझसे पूछे, अभी अमेरिका इज द सुपर पावर इन द वर्ल्ड, अगर आप मुझसे उनके पिछले 10 प्रेसिडेंट्स के नाम एक साथ पूछ लेंगे, मैं 3 के बता दूंगा, 4 के बता दूंगा, 10 के नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया ईगो किस बात की, जब वर्ल्ड के सबसे पावरफुल स्टेट के उनको लोग भूल जाते तो लाइक नॉर्मल लोग क्या ही होते। नहीं वो ठीक है, बट देखो कहना एक बात है, उसको जिंदगी में अपनाना दूसरी बात। हाँ वो तो है। एक तो जब नॉर्मली में मैं कहता हूँ कोई कहता है ना मेरा कोई ईगो नहीं, उसका शायद सबसे ज्यादा होता है। बट ठीक है, देखो कुछ ये तो ह्यूमन फीलिंग भी होती है ना यार। यस। आप किसी चीज से यूज्ड टू हैं, सडनली नहीं मिलती है, यस तो आपको थोड़ा बुरा लगता है। हाँ। वो ठीक है, बट दैट्स ओके। सर अब मैं अपने पहले क्वेश्चन पे ही जाता हूँ। बीइंग अ सन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, सर आई थिंक योर फादर वाज एन IAS officer. IAS officer, then he entered politics. No, never, but was close to Mr. Rajiv Gandhi. No, my grandfather was. Grandfather. Not my father. Father तो सरकारी अधिकारी थे, अच्छा। उनका पॉलिटिक्स से कभी कोई लेना देना नहीं। But तो फिर मैम जब पॉलिटिक्स में आई, so when did your father pass away? My father passed away 86, 87, 87. What was your age, sir? मैं उस समय था 87 में, about 22-23 का। आई वाज एन MA फाइनल में जा रहा था। You were in college that हाँ time? कॉलेज में था। उस वक्त तो बहुत इम्पैक्ट। हाँ होता है, ऑब्वियसली फादर इज अ मेजर थिंग, बट मैं हॉस्टल में रहता था तो रोज नहीं मिलना होता था, पर ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होता है। ही वाज पोस्टेड इन लखनऊ, वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे और वहां से दिल्ली आ रहे थे, तो इनफैक्ट हम लोग उसी ट्रेन में थे, तो ही हैड अ हार्ट अटैक या जो भी हुआ हो। सो अब ही वाज 49, आई वाज 49। आई वाज 23, 22-23। सर तो अब जैसे मैं एक बात इस पॉइंट पर आ रहा था बेसिकली, जो अब फिर मैम पॉलिटिक्स में आई, आई थिंक इन विच ईयर शी। अरे वो देखिए 1972-73 से वो काइंड ऑफ पॉलिटिकल काम कर रही थी। व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज होम मिनिस्टर एंड ऑल, तो वो हाँ वो पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव थी। दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन भी बनी थी। उसके बाद 80s में इंदिरा जी ने उनको यूएन कमीशन ऑफ वुमेन में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया था। इलेक्शन में भी इन्वॉल्व रहती थी, लेकिन इलेक्ट्रल राजनीति में नहीं आई थी। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में वो सबसे पहले 84 में आई। अच्छा, तो और अब जैसे भी थोड़ा पॉलिटिकल बात हो गई, अब आप पर्सनल लाइफ में चिल करने के लिए क्या करते हैं? मैं म्यूजिक सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और रनिंग करता हूँ, फिल्म्स देखता हूँ, फिल्म्स, दोस्तों के साथ घूमता हूँ, मारी ईटा हूँ। ये 4-5 चीजें आना खेलते। तो लेकिन सर आप जब बाहर जाते हैं, तो आप जैसे बाहर जाते हैं, कोई मिल जाता है और वो आपके साथ आके बैठ जाता है खाने के टाइम, तो आपको कैसा लगता है? ठीक है, अब देखो डिपेंड करते हैं। अगर मैं दोस्तों के साथ बैठता हाँ तो अच्छा नहीं लगता,
पॉलिटिकली कोई बैठ जाए, दोस्त बैठ जाए कोई दूसरी बात, पर लोग ऐसे करते नहीं। हाँ नहीं नहीं, 2 मिनट खलो करेंगे और चले जाए। ऐसा कुछ नहीं है तो वैसे आपने माइंड को से बिकॉज आपकी लाइफ भी आई थिंक पॉलिटिक्स में कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, लाइफ में भी स्ट्रेस हो जाता है, तो आप उसको स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं? जैसे मैंने कहा म्यूजिक सुनता हूँ, पर आई गो फॉर माय एक्सरसाइज एंड रनिंग एवरी डे। और कभी बाहर दोस्तों के साथ पढ़ना, कभी मूवी देख लेनी, किसी जो भी मन आता करता रहता हूँ। मैं अपनी जो लेजर में या अपनी मन की जो चीजें हैं वो कभी रोकता नहीं। सो अगर मतलब आपको एक आजकल सर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं? कभी 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 तो अभी ला डिपेंड करता है। अगर जैसे कोई फिल्म छूट गई पूरा, मैं 1-1.25 घंटे से ज्यादा नहीं देख पा। कभी कभार जैसे दूसरी बात है, जैसे दोपहर में रिलैक्स करना है कुछ, या कोई फिल्म है फिर 2 घंटे की देखी। अदरवाइज नॉर्मली 1 घंटा, 1 घंटा, 1-1.25 घंटा मैक्सिमम वो सही जाने लगती रात को। जैसे तो फिर क्या होगा, उसकी कोई कंटिन्यूएशन करनी है तो देख लेंगे। और जैसे आपको आजकल वो वर्ड है ना बिंज वॉचिंग, वो नहीं इतनी हो पाती। मैक्सिमम 2-2.5 घंटा, 3 घंटा एक फिल्म की लेंथ मैक्सिमम। आप वैसे टॉडी के साथ जाते हैं सर बाहर? हाँ, इनको घुमाता हूँ अर्ली मॉर्निंग, दिन में 1-2 बार तो दोनों डॉग्स को ले जाता हूँ। और वैसे भी तो अर्ली मॉर्निंग अगर आपका दिन पूछे सर, एक पूरा दिन क्या आई नॉर्मली गेट अप अबाउट कॉलेज से 6। हाँ फिर इनको घुमाता हूँ, फिर आकर कॉफी पीता हूँ और कुछ पढ़ता हूँ, या कुछ कंप्यूटर बेस्ड चिट्ठियां हैं जो लेकर आए हैं, ईमेल से सवेरे देखे। मैं जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, तो अगर पढ़ाने का उस दिन कोई काम हम तो 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो उसका भी काम रहता है। तो फिर दिन में मैं क्या करता हूँ, उसके बाद जैसे फिर मैं करीबन 7:30-8 बजे आई गो फॉर माय एक्सरसाइज, रनिंग एक्सरसाइज, कई चीजें करता हूँ। उसमें आके नहा धो के आई एम रेडी बाय अबाउट 9-9:30, देन आई हैव ब्रेकफास्ट। उसके बाद कभी जैसे यूनिवर्सिटी का काम हुआ तो वो कर लिया, या कोई पढ़ाई लिखाई का काम हुआ तो फिर मैं प्रोफेशनल लाइफ। आप पढ़ाते क्या है सर? मैं पब्लिक पॉलिसी और हिस्ट्री एज ए गेस्ट लेक्चर। तो सर पढ़ाना ज्यादा इंटरेस्टिंग है या फिर पॉलिटिक्स ज्यादा इंटरेस्टिंग? अलग-अलग है, दोनों अलग सीरीज हैं। तो आप एज ए प्रोफेसर कहते हैं कैसे हैं, स्ट्रिक्ट या ये तो आप स्टूडेंट से पूछो आईपैड्स। तो एक हफ्ते में आप कितनी क्लासेस जाती है? एक हफ्ते में 2 6 घंटे की क्लासेस होती है, टोटल एक। अच्छा, तो मतलब इतना आपको टैक्सिंग नहीं लगता? सर थैंक यू फॉर गिविंग सो मच टाइम टू अस टुडे। Thanks for pleasure meeting. Thank you sir. I mean, I'd like everybody to subscribe to the channel. I think I like the way this whole podcast Nathan was conducted. Very, very refreshing and very warm and comfortable way. And I wish you, especially all the producers, Rikast and all of you, the very best.